को जमीन पर रखा और सोचा, रिफ्रेश। कब हल्का सा हिलता हुआ सा लगा और तुरंत एक नया नूडल कप बन गया। फिर दोबारा। मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 10 मिनट के अंदर मैंने 60 इंस्टेंट नूडल कप्स का एक छोटा पहाड़ बना लिया। मेरी एबिलिटी का कूल डाउन 10 सेकेंड्स था, मतलब प्रैक्टिकली अनलिमिटेड नूडल्स। फिर मैंने एक खाली वाटर बॉटल उठाई, रिफ्रेश। तुरंत एक 500 ml की प्यूरिफाइड वाटर बॉटल हाथ में थी। फिर एक एम्प्टी फर्स्ट एड किट पे ट्राई किया, रिफ्रेश। एक बिल्कुल नया फर्स्ट एड किट सामने था। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी, दवा, अपोकलिप्स के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मेरे लिए अब खत्म होने वाले नहीं थे। लियू यान रुएन, तुमने कहा था मेरी एबिलिटी बेकार है। एक दिन तुम ही लौट कर आओगी और मुझसे भीख मांगोगी। अगले 3 दिन मैं वेयरहाउस में बंद रहा। वहां जो भी खाली पैकेट्स और ट्रैश था वो सब मेरा रॉ मटेरियल बन गया। चिप्स, चॉकलेट्स, क्रैकर्स सबको रिफ्रेश करके मैंने बड़े क्रेट्स भर लिए। ड्रिंक्स और पानी ने एक पूरा कोना फिल कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे एक खाली गैस कैनिस्टर मिला। उससे एक पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव के साथ यूज करके मैं फाइनली गर्म खाना बना सकता था। मैंने सारे विंडोज बंद किए, पानी उबाला, 3 सीजनिंग पैकेट्स डाले और नूडल केक अंदर रखा। जब वो फेमिलियर खुशबू मेरी नाक तक पहुंची, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं रोते हुए नूडल्स खाने लगा। अपोकलिप्स के बाद ये पहली बार था जब मैंने इतना सेफ और पेट भर के खाना खाया था। खाने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ। यहां छुप के रहना परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। ये स्टोर कभी भी ज़ॉम्बीज या दूसरे सर्वाइवर्स के हाथ लग सकता था। मुझे एक सिक्योर बेस ढूंढना होगा और वेपन्स भी चाहिए थे। सिर्फ फूड और वाटर होने का मतलब ये नहीं कि मैं सेफ हूं। बिना प्रोटेक्शन के मैं बस एक आसान शिकार हूं। मैंने सारी सप्लाईज 2 बड़े हाइकिंग बैग्स में पैक की। दरवाजा हल्का सा खोला और बाहर झांका। कुछ ज़ॉम्बीज रोड पर एमलेसली घूम रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, फ्रेशली रिफ्रेश्ड फ्रूट नाइफ टाइट पकड़ा। अब निकलने का टाइम था। बाहर निकलना रिस्की था लेकिन स्मूथ रहा। मैं बैक एलीज यूज करके ज्यादा ज़ॉम्बीज से बचा। कभी कभी कोई सामने आ जाता तो मैं एक फुल कोक कैन उनकी तरफ जोर से फेंकता। जब वो हिल जाते मैं नाइफ से काम खत्म कर देता। मेरा डेस्टिनेशन था ब्लू बे रेजिडेंसेस, जो वेस्ट साइड में था। वो एक फेमस हाई एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। एरिया एक हाई सिक्योरिटी नेबरहुड था। ऊंची और मजबूत दीवारें बनी हुई थी। कम से कम शुरू के दिनों में तो ये ज़ॉम्बीज को रोक सकती थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे पेरेंट्स का घर भी वहीं था। जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था मैं स्कूल में था और तब से उनसे कांटेक्ट टूट गया था। अब मेरा सिर्फ एक ही गोल था, उन्हें ढूंढना। लेकिन ब्लू बे तक का सफर मेरे सोच से ज्यादा मुश्किल निकला। पूरा शहर जैसे जैम हो गया था। हर मेन रोड पर छोड़ी हुई गाड़ियों का ढेर लगा हुआ था। रास्ते में मैंने इतनी ट्रेजेडीज देखी कि दिल हिल गया। लोग सिर्फ थोड़ी सी सप्लाईज के लिए एक दूसरे को मारने तक उतर आए थे। तब मुझे सच में समझ आया, लियू यान वी का मुझे छोड़कर जाना इस बेरहम दुनिया में बस एक छोटी सी बात थी। यहां तो इंसानियत ही टूट चुकी थी। तीसरे दिन शाम तक मैं फाइनली ब्लू बे के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया। बड़े लोहे के गेट टाइटली बंद थे। दीवारों पर गार्ड्स खड़े थे। जैसे मैंने सोचा था, ये जगह अब सर्वाइवर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुकी थी। मैं पास में छुपकर काफी देर तक ऑब्जर्व करता रहा। अंदर जाने के लिए उनकी चेकिंग से गुजरना जरूरी था। मैंने अपना बैग एडजस्ट किया। ज्यादातर सप्लाईज एक छुपे हुए सीवर में स्टैश कर दी। सिर्फ 2 पानी की बॉटल्स और 1 पैक क्रैकर्स रखे, एक नॉर्मल रेफ्यूजी जैसा दिखने के लिए। फिर मैं गेट की तरफ बढ़ा। रुको, कौन है वहां? ऊपर से एक तीखी आवाज आई। मैंने तुरंत हाथ ऊपर किए, ऊपर देखा। मेरा चेहरा धूल और गंदगी से भरा हुआ था। मैं यहां का रेजिडेंट हूं, नाम लिन फान, बिल्डिंग 17 में रहता हूं। बिल्डिंग 17 लिन फान, वेरीफाई करो। ऊपर वाला आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया, शायद रेडियो पर चेक कर रहा था। कुछ पल बाद गेट हल्का सा खुला। एक आदमी स्टील पाइप पकड़े हुए बाहर आया, आंखों में शक था। आईडी? मैंने पॉकेट से पहले से रेडी आईडी निकाली और उसे दे दी। उसने चेक किया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अकेला ही है? सप्लाईज कहाँ है? मैंने सर झुका लिया, आवाज में हल्का सा डर डालते हुए बोला, रास्ते में लूट लिया गया, बस इतना ही बचा है। वो आदमी थोड़ा सा भौंका। क्लियरली उसे डाउट था, लेकिन मेरी कमजोर हालत देखकर उसने फाइनली मान लिया। अंदर आ जाओ। रूल्स याद रखना, नए लोगों को अपनी आधी सप्लाईज देनी होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मेरा दिल डूब गया ये सुनकर, लेकिन मैं तैयार था। मैंने सीधा सर हिलाया और 1 बॉटल पानी और आधा पैकेट क्रैकर्स उसे दे दिया। उसने लिया। आंखों में थोड़ी सी नफरत झलक गई, लेकिन फिर हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने दिया। कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन देखकर थोड़ा सुकून मिला। टेंशन तो थी, लेकिन कम से कम सिस्टम था। कुछ लोग पेट्रोल कर रहे थे, कुछ लोग डिफेंसेस मजबूत कर रहे थे। कम्युनिटी सेंटर में औरतें और बच्चे जमा थे। ये जगह अपोकलिप्स के बीच एक छोटा सा सेफ आइलैंड लग रही थी।
रजिस्ट्रेशन पर बैठी एक बुढ़ी औरत ने बताया कि अब यहाँ एक आदमी रूल करता है, ब्रदर बाओ। वो पहले यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था। अपोकलिप्स के बाद उसने अर्थ एलिमेंट पावर्स अवेकन की और गार्ड्स ऑर्गेनाइज करके सबको प्रोटेक्ट किया। यहाँ सबको उनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हिसाब से डेली राशन मिलता था। ज्यादा पाना है तो पेट्रोल या लॉजिस्टिक्स टीम ज्वाइन करनी पड़ती थी। मैंने अपनी हेल्थ खराब होने का बहाना बना दिया और फिलहाल किसी टीम में ज्वाइन नहीं किया। मेरा फोकस सिर्फ एक था, मेरे पेरेंट्स। बेचैन दिल के साथ मैं अपने घर के दरवाजे तक दौड़ा और जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। सिक्योरिटी डोर तोड़ा हुआ था, अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा था। मेरा दिल सीधा नीचे गिर गया। मैं तुरंत अंदर घुसा, माँ पापा चिल्लाता हुआ, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। लिविंग रूम की टेबल पर पतली सी धूल जमी थी, मतलब वो काफी दिनों से यहां नहीं थे। फ्लोर पर स्ट्रगल के निशान थे, लेकिन खून नहीं था। शायद एक छोटी सी उम्मीद की बात। मैं वहीं जमीन पर गिर गया। मेरे अंदर कंफ्यूजन और डर का तूफान चल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से ढूंढना शुरू करूं। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। एक गंदी सी आवाज आई, अरे वाह, लगता है एक रह गया था। मैंने झट से सर उठाया। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे। आगे वाला गंजा था, उसकी नजर सीधी मुझ पर टिकी हुई थी, बिल्कुल बुरी नीयत से। मैं उसे पहचान गया। वो स्कॉर्पियन था, ब्रदर बाओ का एक छोटा सा आदमी। स्कॉर्पियन ने अपनी जुबान होठों पर फेरी, जैसे मैं कोई ताजा शिकार हूं। तुम्हारे घर वाले कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्ज में थे ब्रदर बाओ के, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। अब ये जगह हमारी है। मेरी आंखें तीखी हो गईं। मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया तुमने? स्कॉर्पियन ने हाथ उठाकर बेपरवाह अंदाज में कहा, अरे कुछ नहीं, बस बाहर निकाल दिया। अपोकलिप्स में बेकार लोगों का वही अंजाम होता है। लेकिन तुम थोड़े काम के लगते हो। अगर यहीं रुककर हमारे लिए छोटे मोटे काम करोगे, एरेंड संभालोगे, तो शायद तुम्हें यहां रहने देंगे। मैं कितना बेवकूफ था जो सोच रहा था ये जगह सेफ है। ये भी बस जंगल का कानून ही था। जैसे ही वो लोग मेरी तरफ बढ़े, मेरा हाथ धीरे से बैकपैक के साइड पॉकेट की तरफ गया। अंदर एक फ्रूट नाइफ था, बिल्कुल तेज, चमकता हुआ। मैं फाइट के लिए रेडी हो रहा था। तभी दरवाजे से एक ठंडी और सख्त लड़की की आवाज आई, रुको। स्कॉर्पियन और उसके आदमी तुरंत वहीं रुक गए। जैसे ही उन्होंने देखा कौन है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। गंदी मुस्कान गायब और उसकी जगह चिपचिपी रिस्पेक्ट आ गई। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, ब्लैक कॉम्बैट गियर में, हाथ में टांग दाव, जिसके ब्लेड पर अभी भी सूखा हुआ लहू लगा था। उसके पीछे उसकी टीम के लोग थे, सब इक्वली डेंजरस लग रहे थे। मैं उसे पहचान गया, शेन लिंग, गार्ड की सबसे पावरफुल कॉम्बैट स्क्वाड ब्लेड की कैप्टन। लोग कहते थे उसने रेयर मेटल टाइप एबिलिटी अवेकन की है। उसकी स्ट्रेंथ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। ब्रदर बाओ का सबसे ट्रस्टेड वेपन। शेन लिंग ने स्कॉर्पियन को इग्नोर किया। उसकी नजर सीधी मुझ पर टिक गई। यहां क्या हो रहा है? मैंने तुरंत मौका पकड़ा। ये लोग मुझे डरा रहे हैं। स्कॉर्पियन का चेहरा बदल गया। वो जल्दी से बोला, कैप्टन शेन, इसकी बात मत सुनिए। इसके पेरेंट्स पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का कर्ज था। हम बस प्रॉपर्टी लेने आए हैं। प्रॉपर्टी लेने के लिए दो आदमी और दरवाजा ब्लॉक करना जरूरी है? उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें पूरा अथॉरिटी था। अभी के अभी निकल जाओ। स्कॉर्पियन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। जैसे माफी मिल गई हो, वैसे भागता हुआ अपने आदमियों के साथ निकल गया। जैसे ही डेंजर खत्म हुआ, मेरी बॉडी ढीली पड़ गई। मैं लगभग गिर ही जाता था। शेन लिंग ने मुझे ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा भौंका। उन लोगों से दूर रहना आगे से। क्लियरली वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। वो मुड़कर जाने लगी। मैंने तुरंत आवाज लगाई, कैप्टन शेन, क्या आप जानती हैं मेरे पेरेंट्स को कहां ले गए? मेरे पेरेंट्स का नाम लिन जियांग वो और वांग शू मेई है। वो कुछ पल सोचती रही, फिर जैसे उसे याद आया, ब्रदर बाओ ने सब लोगों को जिनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं थी और जो बुढ़े या कमजोर थे, नॉर्थ गेट के बाहर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में भेज दिया। कहते हैं नेचर के हवाले कर दिया। मेरा दिल डूब गया। एक ऐसी फैक्ट्री, न खाना न प्रोटेक्शन, ये तो सीधा मौत का इंतजार करने जैसा है। शेनलिंग के जाते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मुझे नॉर्थ गेट जाना होगा, मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैंने बैकपैक से एक चॉकलेट बार निकाला और जल्दी से खा लिया एनर्जी के लिए। तब मेरी नजर स्कॉर्पियन के छोड़े हुए स्टील पाइप पर पड़ी, जंग लगा हुआ, थोड़ा टेढ़ा। मैंने हाथ रखा, रिफ्रेश। अगली ही सेकंड मेरे हाथ में एक बिल्कुल नया चमकता हुआ स्टील पाइप था। लेकिन यह काफी नहीं था। मैं किचन में गया और पापा का ओल्ड आउटडोर सर्वाइवल किट निकाला। अंदर एक मल्टीपर्पस मिलिट्री शवल था,
एक सर्वाइवल एक्स और एक डैगर था। सब पुराने और ब्लंट हो चुके थे। मैंने तीनों को एक एक करके रिफ्रेश किया। तुरंत वो सब रेजर शार्प, बिल्कुल नए जैसे हो गए। रात होते ही पेट्रोल शिफ्ट चेंज के टाइम मैं चुपके से निकला और नॉर्थ गेट की तरफ बढ़ा। ये जगह मेन एंट्रेंस से काफी ज्यादा सुनसान थी। सिर्फ 2 गार्ड्स थे, वो भी ऊँघते हुए। मैंने उन्हें अलर्ट नहीं किया। मैं एक सर्वेलेंस ब्लाइंड स्पॉट ढूंढकर वहां से गुजरा। एक नई रोप जो मैंने रिफ्रेश की थी, उसे यूज करके मैंने आसानी से 3 मीटर ऊंची दीवार क्रॉस कर ली। दीवार के उस पार बस एक बर्बाद जमीन थी। दूर एक फैक्ट्री दिख रही थी, एक चुपचाप लोहे का दानव जैसे। हवा में सड़ने की बदबू थी। कभी कभी ज़ॉम्बीज की घुरघुराहट अंधेरे में गूंज रही थी। मैंने पाइप को टाइट पकड़ा और झुककर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं फैक्ट्री के पास पहुंच रहा था, ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ रही थी। मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गया। कम से कम 10-12 ज़ॉम्बीज फैक्ट्री के गेट पर जमा थे। किसी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होकर वो आयरन गेट को जोर जोर से पीट रहे थे और अंदर से हल्की हल्की चीखने की आवाजें आ रही थी। मेरे पेरेंट्स अंदर थे। मेरा दिमाग पैनिक से भर गया, लेकिन उस मोमेंट पर भी मैंने खुद को संभाला। मेरा दिमाग मुझे वार्न कर रहा था कि सीधा अंदर घुसना सुसाइड होगा। मैंने आसपास ध्यान से देखा। फैक्ट्री के साइड में ऊपर एक लाइन में विंडोज थी, जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर। शायद वहां से एंट्री मिल सकती थी। डिसीजन लेते ही मैं तुरंत मूव कर गया। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक छोड़ी हुई गाड़ी पर फेंका। पत्थर विंडशील्ड पर लगा और एक तेज क्रैक की आवाज गूंजी। जैसे एक्सपेक्ट किया था, गेट के पास वाले ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ मुड़ गए और धीरे धीरे उस तरफ घिसकने लगे। मौका मिलते ही मैं सीधा फैक्ट्री वॉल की तरफ दौड़ा। बैकपैक से रोप निकाली, जिसके एक साइड पर क्लाइंबिंग पिक बंधा था। मैंने जोर से ऊपर फेंका। पिक जाके विंडो के किनारे में अटक गई। मैंने गहरी सांस ली और जल्दी से रोप चढ़ने लगा। कुछ सेकंड्स में ही मैं विंडो तक पहुंच गया, अंदर घुसा और रोल करके क्वाइटली लैंड किया। अंदर एक बड़ा प्रोडक्शन फ्लोर था। हर जगह जंग लगे मशीन्स और बिखरे हुए पार्ट्स पड़े थे। टूटे हुए रूफ से बस हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी। वर्कशॉप के दूसरे कोने से दबी हुई रोने की आवाजें और बहस सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उन आवाजों की तरफ बढ़ा। डिस्कार्डेड मशीन्स के बीच एक एनक्लोज्ड जगह में मैंने देखा डजन सर्वाइवर्स, ज्यादातर बुढ़े लोग और बच्चे। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को देख लिया। वो कोने में बैठे थे। मां घुटनों को पकड़कर चुपचाप रो रही थी और पापा उन्हें संभालते हुए गले लगा के बैठे थे। मेरी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। मेरे मुंह से बस एक ही आवाज निकली, मां। सब लोग एकदम से मेरी तरफ मुड़े। मेरे पेरेंट्स ने जैसे ही मुझे देखा, उनके चेहरे शौक से खुशी में बदल गए। मां रोती हुई सीधा मेरी तरफ भागी। इस बर्बाद दुनिया के बीच हम तीनों ने एक दूसरे को जोर से पकड़ लिया। उस पल की खुशी ने कुछ देर के लिए सारे डर और टेंशन मिटा दी। लेकिन यह मोमेंट ज्यादा देर नहीं चला। एक खड़कदार आवाज ने उसे तोड़ दिया। अरे ये कहां से आ गया? एक आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्कार था। उसके पीछे कुछ मजबूत जवान खड़े थे। क्लियरली ये यहां का लीडर था। उसकी नजर सीधी मेरे बैकपैक पर टिक गई, लालच से भरी हुई। काफी हिम्मत है तुम में लड़के, अकेला यहां तक आ गया। बैग में क्या है? खोलो देखते हैं। मैं तुरंत अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हो गया। ठंडी नजर से उसे देखा। ये मेरा है। मेरा? वो हंस पड़ा। यहां किसी का कुछ नहीं होता, सब मेरा है। सीधा बैग दे दो वरना बुरा होगा। उसने अपना मशेटी उठाया। उसके आदमी भी धीरे धीरे पास आने लगे, जैसे शिकार घेर रहे हो। जो बुढ़े और कमजोर लोग वहां बंद थे, उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तब मेरे पापा ने मुझे पीछे खींच लिया। वो जबरदस्ती मुस्कुराए और बोले, बॉस मेरा बेटा समझदार नहीं है, बैग में बस थोड़ा खाना है, सब ले लो, बस उसे चोट मत पहुंचाना। अब देर हो चुकी है। स्कार वाला आदमी हंस पड़ा। अब मुझे सिर्फ बैग नहीं चाहिए, उसकी जान भी चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वो सीधा मेरी तरफ झपटा। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आई। मैं पीछे नहीं हटा, मैं आगे बढ़ा। मेरा स्टील पाइप एक शार्प एंगल में घूमा और सीधा उसकी कलाई पर लगा। क्रैक। उसकी व्रिस्ट अजीब एंगल में मुड़ गई। सब लोग शॉक में जम गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पतला लड़का वापस फाइट करेगा। स्कार वाला आदमी दर्द से पसीना पसीना हो गया। वो चीखा, इसने मुझे मारा, पकड़ो इसे जिंदा रहने का पछतावा कराऊंगा। उसके आदमी तुरंत मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपना बैकपैक पेरेंट्स की तरफ फेंका और पाइप रेडी कर लिया। एक आदमी ने लकड़ी का डंडा मेरे ऊपर घुमाया। मैं साइड में हट गया
और व्रिस्ट फ्लिक किया। मेरे पाइप का दूसरा एंड सीधा उसके ग्रॉइन पर लगा। वो तुरंत चीखता हुआ गिर पड़ा। हर मूव प्रिसाइज था, हर स्ट्राइक एक वल्नरेबल जगह पर। मैं बस उतना ही फोर्स यूज कर रहा था जितना खुद को बचाने के लिए जरूरी था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरी स्टैमिना खत्म ही नहीं हो रही थी। 2 लोग गिर चुके थे, बाकी के आदमी डर गए थे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्कार वाला आदमी अपनी टूटी हुई कलाई पकड़कर मुझे शौक और गुस्से से देख रहा था। तू है कौन? क्या तू भी एबिलिटी यूजर है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे ठंडी नजर से देखता रहा। इन महीनों में जो कुछ मैंने झेला था, उस पल सब गुस्से में बदल गया। या तो निकल जाओ या यहीं मर जाओ। मेरी आवाज में जो सख्ती थी उसने सबको हिला दिया। कि वो इतने डेंजरस इंसान से पंगा ले लेगा। लेकिन जब ये स्टैंड ऑफ चल ही रहा था, तभी अचानक फैक्ट्री के आयरन गेट पर एक जोर का धमाका हुआ। फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा हॉल गूंज उठा। लोग तुरंत घबरा गए। बाहर के ज़ॉम्बीज गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? ज़ॉम्बीज इतने अग्रेसिव क्यों हो गए? पैनिक आग की तरह फैल गया। स्कारफेस्ट के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। वो और उसके आदमी अपने बॉडीज और पास के डेब्रीज से गेट को सपोर्ट देने लगे। लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। गेट पहले ही डेंट से भरा हुआ था। हर इंपैक्ट के साथ और हिल रहा था। लैच भी प्रेशर में चीख रहा था, बस टूटने ही वाला था। सब लोगों पर डिस्पेयर छा गया। मेरे पेरेंट्स डर से कांप रहे थे। मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने गेट की तरफ देखा। पुराना जंग लगा हुआ आयरन गेट। तब मेरे दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। मैं स्टील पाइप पकड़कर सीधा गेट की तरफ बढ़ा। सब मुझे शॉक में देख रहे थे। तू क्या कर रहा है? मर जाएगा, एक आदमी चिल्लाया जो गेट पकड़ रहा था। मैंने उसकी बात इग्नोर की। सीधा अपना हाथ उस ठंडे जंग लगे मेटल पर रख दिया। और फिर सबके सामने एक चमत्कार हुआ। जो डेंटेड और टूटा हुआ गेट था, वो धीरे धीरे स्मूथ होने लगा, जैसे वक्त उल्टा चल रहा हो। टेढ़ा फ्रेम सीधा हो गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक बिल्कुल नया चमकता हुआ स्टील गेट सबके सामने खड़ा था। ज़ॉम्बीज बाहर से जोर जोर से मारते रहे, लेकिन अब सिर्फ डल थड्स की आवाज आ रही थी। गेट हिला तक नहीं। पूरा वर्कशॉप एकदम साइलेंट हो गया। सब लोग मुझे आंखें फाड़कर देख रहे थे। स्कारफेस्ट का मुंह खुला का खुला रह गया, अपनी टूटी हुई कलाई तक भूल गया। तेरी पावर रिपेयर है? मैं एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं था। मैंने हाथ हटाया और उसे ठंडी नजर से देखा। अपोकलिप्स में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, पावर। मेरी पहले वाली रूथलेसनेस और अब ये पावर का डिस्प्ले, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया। अब उसकी आंखों में लालच नहीं था, सिर्फ डर। बिग ब्रदर, मुझे नहीं पता था मैं किससे पंगा ले रहा हूं। आप जैसे बड़े आदमी से गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा अपने पेरेंट्स के पास चला गया। मां मुझे अजीब सी नजर से देख रही थी। गर्व भी था, डर भी, जैसे वो मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मॉम, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। फिर मैंने अपने बैकपैक से एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, एक सॉसेज और एक पानी की बोतल निकाली। मॉम डैड, पहले कुछ खा लो। जैसे ही खाने की स्मेल फैली, सब लोगों का ध्यान उधर चला गया। जो सर्वाइवर्स पता नहीं कितने दिनों से भूखे थे, वो बस उस खाने को घूरते रह गए। उनकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। स्कारफेस्ड और उसके आदमी भी नजर नहीं हटा पा रहे थे। इस दुनिया में जहां खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, मेरा इतना कैजुअली खाना निकालना उन्हें गेट रिपेयर से भी ज्यादा शौक दे रहा था। जब मैं ये सब कर चुका, तब मैं मुड़कर स्कारफेस्ट को देखा। आज से ये जगह मैं चलाऊंगा। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर किसी ने क्लियरली सुन ली। स्कारफेस्ट का चेहरा हिल गया। कुछ देर बाद उसने सर झुका दिया। वो हार चुका था। फैक्ट्री का कंट्रोल लेना उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। जब सामने ओवरवेलमिंग पावर और अनलिमिटेड सप्लाईज हों, तो छोटी अथॉरिटी टिक नहीं पाती। मैंने उन्हें भगाया नहीं। अपोकलिप्स में लोग भी एक रिसोर्स होते हैं। मैंने उन्हें गार्ड ड्यूटी और ज़ॉम्बी क्लीनअप पर लगा दिया। फूड और लॉजिस्टिक्स मैं संभालता। हर दिन मैं एक प्राइवेट रूम में बंद हो जाता। लोगों को लगता मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं रिफ्रेश करके अनलिमिटेड फूड बना रहा होता। डेली नीड्स के बाद भी क्रेट के क्रेट फ्रेश सप्लाईज निकलते रहते। धीरे धीरे सब लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं, ऑलमोस्ट वर्शिप करने लगे।
उन्हें लगता था मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जिसमें मैं इतनी सारी चीजें स्टोर करता हूं। जब खाना और सेफ्टी मिल जाए तो लोग फिर से जीना शुरू कर देते हैं। मेरे मैनेजमेंट के अंडर वो अबैंडन्ड फैक्ट्री एक ऑर्गेनाइज्ड बेस बन गई। मॉम और डैड मेरे राइट हैंड बन गए। लोगों को मैनेज करना, सप्लाईज बांटना, सब में मेरी हेल्प करते। उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उनकी आंखों में फिर से इज्जत थी। हर दिन सिचुएशन बेटर होती जा रही थी। लेकिन एक चीज अभी भी मेरे दिमाग में भारी थी। ब्लू बे कम्युनिटी, वही जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। बाओ, वही मैनेजर जिसने मेरे जैसे लोगों के पेरेंट्स को बिना किसी डिफेंस के बाहर फेंक दिया था, उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। मैं उसका हिसाब जरूर चुकता करूंगा। और सिर्फ बदला ही नहीं, ब्लू बे की डिफेंसेस और रहने की कंडीशंस इस टूटी फूटी फैक्ट्री से कहीं बेटर थी। मैं अपने पेरेंट्स और उन सब लोगों को जो मेरे साथ खड़े रहे, एक असली घर देना चाहता था। अब वक्त आ गया था वापस जाने का और बाओ से डील करने का। एक हफ्ते बाद मैंने सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली। फैक्ट्री में जो अबैंडन्ड स्कूटर्स मिले थे, मैंने उन्हें रिफ्रेश करके बिल्कुल नया बना दिया। फुल चार्ज्ड, परफेक्ट कंडीशन। मैंने डजन्स में प्रोटेक्टिव सूट्स, हेलमेट्स और स्टील टोड बूट्स भी रेडी कर लिए। वेपन्स के लिए स्टील पाइप्स और एक्सेस के अलावा मैंने लोगों से फैक्ट्री का स्टील यूज करके शार्प स्पीयर्स बनवाए। स्कार फेस्ड और उसके टॉप आदमी अब पूरी तरह मेरे लॉयल हो चुके थे। मैंने उन्हें खाना और सेफ्टी दी थी, और अपोकलिप्स में ये किसी नई जिंदगी देने से कम नहीं होता। मैंने 20 सबसे स्ट्रांग लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें स्कार फेस भी था। निकलने से पहले मैंने सबको देखा और छोटी सी स्पीच दी। इस बार हम वापस भीख मांगने नहीं जा रहे, हम अपना हक लेने जा रहे हैं। ब्लू बे के पास स्ट्रांग वॉल्स है, कंफर्टेबल घर है। हम वहां एक सच में सेफ होम बनाएंगे। जो मेरे साथ है, गाड़ी में बैठ जाओ। किसी ने भी हेजिटेट नहीं किया। सब ने मेरी पावर देख ली थी। उन्हें मुझ पर अंधा भरोसा था। 20 व्हीकल्स का कॉन्वॉय फुल फोर्स में ब्लू बे की तरफ निकल पड़ा। जब हम नॉर्थ गेट पर पहुंचे, ऊपर के गार्ड्स ने हमें देख लिया। हमारी तैयार आर्म्ड टीम देखकर वो एक सेकंड के लिए जम गए। स्कारफेस्ट, तुम्हें तो बाहर निकाल दिया था, वापस क्या कर रहे हो? स्कारफेस्ट अब मेरा आदमी था। वो सीधा खड़ा हुआ और जोर से बोला, हम ब्रदर बाओ से बात करने आए हैं। बात? तुम लोग? गार्ड हंस पड़ा। मैं गाड़ी से उतरकर आगे आया, शांत आवाज में बोला, जाकर ब्रदर बाओ को बोलो लिन फान वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन ग्रुप के सेंटर में खड़े होने की वजह से उसे समझ में आ गया कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। थोड़ी देर बाद उसने रेडियो पर रिपोर्ट की। कुछ ही वक्त में नॉर्थ गेट धीरे धीरे खुल गया। बाहर ब्रदर बाओ खुद निकला अपनी बड़ी टीम के साथ। उनके बीच शेनलिंग भी थी। ब्रदर बाओ एक मोटा 40s का आदमी था। आंखों में चालाकी और घमंड साफ दिख रहा था। जब उसने हमारी टीम देखी, नए गियर, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन, उसकी आंखों में सरप्राइज और लालच दोनों चमक उठे। अरे वाह छोटे भाई लिन, काफी टाइम हो गया, कहां से इतना माल हाथ लग गया? मैंने सीधा बोला, ब्रदर बाओ सीधी बात करता हूं, मैं अपने लोगों को ब्लू बे में शिफ्ट करना चाहता हूं। वो जोर से हंसा, छोटे भाई मैं ब्लू बे के लिए लड़ा हूं, मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दो? मैंने बिना कुछ बोले स्नैप किया। मेरे पीछे स्कार फेस्ड एक क्रेट लेकर आया। उसने खोला, अंदर नीटली स्टैग्ड कंप्रेस्ड बिस्किट्स के पैकेट्स थे। ब्रदर बाओ की हंसी तुरंत बंद हो गई। उसके पीछे खड़े गार्ड्स भी शौक में सांस लेने लगे। ब्लू बे की स्ट्रांग डिफेंसेस के बावजूद फूड हमेशा कम पड़ता था। उनका डेली राशन बस एक टुकड़ा काला ब्रेड होता था। यह सब खाना कहां से आया? मुझे कहां से मिला यह जरूरी नहीं, मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, पार्टनरशिप या नहीं? उसका चेहरा हिलने लगा। कौन सी पार्टनरशिप? सिंपल, मेरे लोग अंदर आएंगे, हम फूड का एक हिस्सा देंगे, सिक्योरिटी तुम संभालो, जगह हम मिलकर चलाएंगे। उसका चेहरा अंधेरा हो गया। तुम ज्यादा मांग रहे हो, मैं इस बेस का लीडर हूं, मैं किसी अनजान लड़के के साथ पावर कैसे शेयर करूं? इक्वल टर्म्स, ये मेरी कंडीशन है। अगर नहीं माना तो हम जबरदस्ती घुसेंगे। जबरदस्ती? वो हंस पड़ा। सिर्फ 20 लोगों के साथ? शेनलिंग। उसके बोलते ही शेनलिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड आगे बढ़ी। हवा में एकदम से किलिंग इंटेंट भर गया। ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे की सबसे डेंजरस फोर्स थी। हर मेंबर एक एक्सपीरियंस्ड एबिलिटी यूजर था। मेरे आदमी तुरंत टेंस हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल काम था। मैंने शेनलिंग की तरफ देखा, वही लड़की जिसने एक बार मेरी मदद की थी। वो भी मुझे देख रही थी।
उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी और थोड़ा सरप्राइज भी। मिस्टर लिन, क्या आपको भी लगता है हम अंदर नहीं आ सकते? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मिस्टर लिन, आप स्ट्रांग हैं, लेकिन ब्लू बे में 200 गार्ड्स हैं। जबरदस्ती घुसना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शेनलिंग की आवाज में वार्निंग थी, फ्रेंडली लेकिन सीरियस। ब्रदर बाओ के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। सुना तुमने? ज्यादा हीरो मत बनो, सारा खाना दे दो, शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को यहां रहने दे दूं, एक नॉर्मल रेजिडेंट की तरह। तुम्हारे आदमी, उन्हें वापस भेज दो। ये उसका फाइनल जवाब था। मेरा सब कुछ ले लो और मेरे लोगों को हटा दो। क्या स्मूथ चाल चला था? मैं हल्का सा मुस्कुराया। लगता था बातचीत यहीं खत्म है। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उनके पीछे खड़ी सबसे ऊंची बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया। फिर शांत आवाज में बोला, लास्ट चांस दे रहा हूं, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं उस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। 1 सेकंड के लिए पूरा माहौल चुप हो गया। फिर जोर का हंसना फूट पड़ा। ब्रदर बाओ तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। शेनलिंग, सुना तुमने? साल का सबसे फनी जोक है ये। लेकिन शेनलिंग नहीं हंसी, वो बस मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। उसे लग रहा था मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैं सच में मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मुस्कान हटा दी और काउंटिंग शुरू की। 3। ब्रदर बाओ की हंसी धीरे धीरे रुक गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें फील होने लगा कुछ गलत है। वो 30 फ्लोर वाली बिल्डिंग ब्लू बे की सबसे बड़ी पहचान थी, और बहुत सारे गार्ड्स के फैमिलीज वहीं रहते थे। 2। अब कोई नहीं हंसा, सब चुप। टेंशन हवा में भर गया। 1। बकवास बंद करो, पकड़ो इसे, ब्रदर बाओ चीखा। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने काउंट खत्म किया, मैंने अपनी एबिलिटी को फुल लिमिट तक पुश किया। इस बार पास की चीज नहीं, दूर, लगभग 100 यार्ड्स दूर उस मैसिव बिल्डिंग पर फोकस किया। मैंने सोचा, रिफ्रेश। अचानक सब कुछ चुप हो गया, जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो। और फिर सबके सामने वो 30 स्टोरी बिल्डिंग फ्लिकर करने लगी, जैसे कोई ग्लिच हो रहा हो। उसका शेप हिलने लगा, धुंधला पड़ने लगा, और सिर्फ 1 सेकंड में पूफ, वो बिल्डिंग, उसके अंदर जो कुछ भी था, सब हवा में गायब हो गया। सिर्फ खाली फाउंडेशन रह गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सबके चेहरे जम गए, शॉक और डर। इतना गहरा डर कि शब्द नहीं थे। ब्रदर बाओ के आदमी टूट गए। उन्होंने अपने वेपन्स छोड़ दिए और चिल्लाते हुए भाग गए, जैसे वो खुद अपोकलिप्स से भाग रहे हों। ब्रदर बाओ खुद जमीन पर गिर गया, चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांप रहे थे, एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। उसकी 200 लोगों की आर्मी 1 सेकंड में बिखर गई। शेनलिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड नहीं भागी, लेकिन उनके चेहरे पर भी शौक और डर साफ था। शेनलिंग का हाथ, जो ब्लेड पकड़े हुआ था, हल्का सा कांप रहा था। वो मुझे देख रही थी, लेकिन अब एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, जैसे किसी चलती फिरती तबाही को देख रही हो, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई देवता खड़ा हो। मैंने धीरे से हाथ नीचे किया और ब्रदर बाओ के पास जाके रुक गया। वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था, मुझे देखकर जैसे उसकी रूह हिल गई हो। अब क्या मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूं? उसने तुरंत सिर हिलाया, साइड में हट गया, रास्ता खोल दिया। मैंने उसे इग्नोर किया, पीछे मुड़कर स्कारफेस और अपनी टीम को देखा। चलो अंदर। तब जाके मेरी टीम होश में आई। उनकी आंखों में शौक था और कुछ और भी, श्रद्धा। उन्होंने मेरी पावर देखी थी, लेकिन आज जो देखा वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। पूरी बिल्डिंग मिटा देना, ये कौन सी पावर थी? अब उन्हें एक बात क्लियर थी, मेरे साथ रहेंगे तो अपोकलिप्स में सरवाइव करना मुश्किल नहीं होगा। हमारी कॉन्वॉय ब्लू बे के अंदर घुस गई। सब लोग साइड हो गए, किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। शेनलिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड चुपचाप पीछे चलने लगे, जैसे हमें एस्कॉर्ट कर रहे हों। उस दिन से ब्लू बे का मालिक बदल चुका था। अंदर सेटल होने के बाद मैंने सबसे पहले हिसाब बराबर किया। ब्रदर बाओ और उसके टॉप लोगों को बंद कर दिया। मैंने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ उनकी पावर छीन ली। मेरी रिफ्रेश एबिलिटी इवॉल्व हो चुकी थी। अब मैं लिविंग बीइंग्स पर भी यूज कर सकता था। मैं किसी का बॉडी रिफ्रेश करके उसे परफेक्ट हेल्थ मिला सकता था, और उनकी पावर कोर को भी रीसेट कर सकता था। मतलब उन्हें वापस उस स्टेज पर ले जा सकता था जहां उन्होंने कभी एबिलिटी अवेकन ही नहीं की थी। ब्रदर बाओ, जो कभी एक पावरफुल लीडर था, एक हेल्पलेस मोटा आदमी बनकर रह गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर बचा था, पूरी तरह से टूट गया था। शेनलिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड के लिए मैंने अलग डिसीजन लिया। उन्हें खत्म करना बेवकूफ़ी होता। वो असली फाइटर थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा थी। अपोकलिप्स में ये सबसे रेयर चीज होती है। मैंने शेनलिंग के सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एक टांग दाव
जो लड़ाई में खराब हो चुकी थी, उसे मैंने रिफ्रेश किया। फिर एक एंटीबायोटिक्स का डब्बा जो एक्सपायर होने वाला था, उसे भी रिफ्रेश करके बिल्कुल नया बना दिया। शेनलिंग सब देख रही थी और उस मोमेंट पर उसे समझ आ गया, मेरी एबिलिटी न स्टोरेज थी न रिपेयर, ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रही थी, जैसे कोई नेचुरल लॉ हो, जैसे मैं चीजों को उनके असली परफेक्ट स्टेट में वापस ला सकता हूं। वो काफी देर तक चुप रही, फिर उसने सीधा झुककर कहा, ब्लेड स्क्वाड, आज से हम आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। ब्लेड स्क्वाड मेरे साइड आने के बाद ब्लू बे पर मेरा कंट्रोल कंप्लीट हो गया। मैंने तुरंत नए रूल्स सेट किए, चाहे किसी के पास पावर हो या ना हो, काम करेगा तो खाना मिलेगा। मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाईज थीं, लोग जल्द ही मेरी तरफ आ गए। साथ ही मैंने कम्युनिटी के सारे ट्रबल मेकर्स हटा दिए। धीरे धीरे ब्लू बे एक थ्राइविंग ऑर्गेनाइज्ड बेस बन गया। मेरे पेरेंट्स मुझे देखते, उनकी आंखों में गर्व और सुकून होता। उन्होंने कभी नहीं पूछा मेरी पावर क्या है, उन्हें बस इतना पता था, उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब वो किसी का सहारा बन चुका है। जब बेस स्टेबल हो गया, तब मैंने कुछ और सोचना शुरू किया। मेरी एबिलिटी की लिमिट क्या है? मैंने नूडल्स रिफ्रेश किए, बिल्डिंग्स तक रिफ्रेश कर दी, तो क्या मैं इंसान को भी रिफ्रेश कर सकता हूं? मुझे एक गार्ड मिला जिसे ज़ॉम्बी ने स्क्रैच किया था। वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था। सबको लगा वो बच नहीं सकता। मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद किया और उसके माथे पर हाथ रखा। एक हल्का सा सफेद लाइट उसके बॉडी को कवर करने लगा। उसकी चीखने की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। उसके बॉडी का म्यूटेशन रिवर्स होने लगा। उसका वूंड गायब हो गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कर दिखाया था। मैंने उसे उसके इन्फेक्शन से पहले वाली स्टेट में वापस ला दिया। मतलब ज़ॉम्बी वायरस अब डेथ सेंटेंस नहीं रहा। ये डिस्कवरी बिल्डिंग मिटाने से भी ज्यादा पावरफुल थी। अगर मैं लोगों को क्योर कर सकता हूं, तो मैं और लोगों को बचा सकता हूं। शायद इस अपोकलिप्स को खत्म भी कर सकता हूं। मेरे दिमाग में एक बड़ा प्लान बनने लगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक पर्सनल काम निपटाना था। मैंने शेनलिंग को बुलाया। ले हुओ नाम का कोई सर्वाइवर ग्रुप सुना है? लीडर चेन यन, डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर और ल्यू रुई यान। शेनलिंग ने मैप निकाला और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ पॉइंट किया। इंटेल के हिसाब से उन्होंने ये जगह कैप्चर की है। ईस्ट का सबसे बड़ा फैक्शन है। लीडर चेन यन, पीक डी रैंक फ्लेम यूजर। मेरी आंखों में ठंडी चमक आई। कल अपने पड़ोसी से मिलने चलते हैं। अगला दिन मैं सिर्फ शेनलिंग और ब्लेड स्क्वाड को लेके गया, एक आर्मर्ड ऑफ रोडर में जो मैंने खुद अपग्रेड किया था। हम सीधे उस बड़े सुपरमार्केट की तरफ गए। वो जगह अब एक फोर्ट्रेस बन चुकी थी। वॉल्स पर आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। हमें देखते ही वो अलर्ट हो गए। अपना नाम बताओ। शेनलिंग ने विंडो से झुककर बोला, लिन फान, लैनबे बेस से, चेन यन से मिलना है। गार्ड शायद मुझे नहीं जानते थे, लेकिन लैनबे बेस नाम उन्होंने सुना हुआ था। कुछ देर बाद गेट खुला। एक आदमी बाहर आया, रेड लेदर जैकेट में। उसके पीछे ल्यू रुई यान, मुस्कुराती हुई, चापलूसी करती हुई। काफी महीने हो गए थे, लेकिन लग रहा था वो काफी अच्छा जी रही है। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो जम गई। फिर उसका चेहरा बदल गया, नफरत और घमंड। अरे लिनफान, बाहर सरवाइव नहीं कर पाया, अब मदद मांगने आ गया। उसे लगता था मैं अभी भी वही वीक इंसान हूं। चेन यन ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसकी नजर शेनलिंग और ब्लेड स्क्वाड पर गई। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में टेंशन आई, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गया। लैनबे गेस, नाम भी नहीं सुना। हम फ्री लोडर्स को नहीं रखते, गाड़ी और सप्लाईज छोड़ के निकल जाओ। वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसे लगता था कि उसकी फायर एबिलिटी ही सबसे बड़ी पावर है। अपनी फायर पावर्स पर इतना घमंड था जैसे वो अनटचेबल हो। ल्यू रुई यान भी उसी के साथ चिपक कर और ज्यादा हवा में उड़ रही थी। सुन रहे हो ना लिनफैन, पुराने टाइम के लिए कह रही हूं, ज्यादा उड़ मत। तुम्हारी औकात अभी भी चेन यान के जूतों के बराबर भी नहीं है। मैंने उसका वो स्मग चेहरा देखा और अचानक हंस पड़ा। ल्यू रुई यान, याद है वो खाली इंस्टेंट नूडल कप जो तुमने मुझ पर फेंका था? वो एक सेकंड के लिए रुक गई। उसे समझ नहीं आया मैं ये क्यों बोल रहा हूं। कौन सा नूडल कप? मुझे कुछ याद नहीं। हटो यहां से, रास्ते में खड़े हो। मेरी स्माइल गायब हो गई, आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे याद है। आज मैं तुम्हें वही खिलाने आया हूं। वो जोर से हंस पड़ी। लिनफैन, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे नूडल कप खिलाओगे? किस हक से? चेन यान ने हाथ बांधकर हंसकर कहा, बड़े बोल्ड वर्ड्स हैं, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके हाथ में एक जलता हुआ फायर बॉल बन गया। तेज गर्मी हवा में फैल गई। ब्लेड स्क्वाड तुरंत डिफेंसिव स्टैंस में आ गई।
सिर्फ मैं और शेनलिंग बिल्कुल काम खड़े रहे। मैंने उस फायरबॉल को देखा और सिर हिलाया। बस इतना ही। बेचारा। मैंने हाथ उठाया और उसके हाथ का फायरबॉल हवा में बुझ गया, जैसे किसी ने कैंडल फूंक दी हो। पफ, और वो गायब। चेन यान का चेहरा तुरंत जम गया। वो अपनी खाली पाम को घूरता रह गया। मेरी आग कहां गई? उसने दोबारा ट्राई किया, फिर ट्राई किया, लेकिन एक चिंगारी तक नहीं निकली। उसकी डी रैंक फायर एबिलिटी गायब हो चुकी थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? वो डर के मारे चीख पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा ल्यू रुई यान की तरफ मुड़ गया। वो पूरी तरह जम चुकी थी। अब समझ आया मेरा हक क्या है। उसके होंठ कांप रहे थे, चेहरा बिल्कुल सफेद। उसने अपनी आंखों के सामने चेन यान की पावर खत्म होते देखी थी। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। शेनलिंग ने उसे पकड़कर मेरे सामने घुटनों पर गिरा दिया। वो रो रही थी, नाक बह रही थी, बस मर्सी मांग रही थी। मैं बस उसे देख रहा था, बिल्कुल इमोशनलेस। मैंने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला, एक पुराना कुचला हुआ ब्रेज्ड बीफ इंस्टेंट नूडल कप, वही जो उसने कभी मुझ पर फेंका था। मैं उसे तब से संभाल कर रखा हुआ था। मैंने उसे हाथ में पकड़ा। रिफ्रेश। तुरंत वो एक ब्रांड न्यू नूडल कप बन गया। मैंने पैकेजिंग फाड़ दी, नूडल्स और सीजनिंग निकाल दिए, सिर्फ खाली पेपर बोल रह गया। मैंने वो उसके सामने रख दिया। ल्यू रुई यान उस बोल को देखते ही कांप उठी। उसे समझ आ गया मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बोल उठाया और सबके सामने उसे खाना शुरू किया। आंसू, नाक सब बहता हुआ। वो पूरा पेपर बोल रैपर के साथ निगल गई। चेन यान ये सब देख रहा था। उसे फाइनली समझ आ गया उसने किस लेवल के इंसान को चैलेंज किया है। उसके पैर ढीले पड़ गए, वो भी घुटनों पर गिर गया। मैंने उसे देखा भी नहीं, बस ल्यू रुई यान को देखता रहा जब तक वो सब कुछ निगल नहीं गई। ली हुए बेस का गिरना मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आसान था। लीडर की पावर्स चली गईं और सब लोग डर के मारे टूट गए। कोई फाइट नहीं हुई। मैंने दोनों बेसेस को मर्ज कर दिया। अब ब्लू बे बेस पूरे ईस्टर्न एरिया का सबसे पावरफुल ग्रुप बन चुका था। ल्यू रुई यान का हिसाब खत्म करने के बाद मैंने अपना पूरा फोकस बेस डेवलपमेंट और एबिलिटीज रिसर्च पर लगा दिया। अगर दुनिया को पता चल गया कि मैं ज़ॉम्बी वायरस क्योर कर सकता हूं, तो सब कुछ बदल जाएगा। जब तक मैं इतना स्ट्रांग नहीं हो जाता कि खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, यह सीक्रेट ही रहेगा। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब सेटअप की। मेरे पेरेंट्स उसे रन करते थे। वहां हम उन लोगों को ट्रीट करते थे जो अभी भी बच सकते थे। जिसे मैं क्योर करता, वो जिंदगी भर के लिए मेरा लॉयल बन जाता। मेरा इन्फ्लुएंस स्नोबॉल की तरह बढ़ता गया। इस दौरान मैंने और सर्वाइवर ग्रुप्स भी देखे। जो दोस्त बने उन्हें मैंने हेल्प दी, जो दुश्मन बने उन्हें मैंने मिटा दिया। धीरे धीरे लिन फैन नाम एक कहानी बन गया। कुछ लोग मुझे कहते थे एक सेवियर, कुछ कहते थे एक मॉन्स्टर। लेकिन सच क्या था? मैं बस एक इंसान था जिसने इस टूट की हुई दुनिया में नया सिस्टम लिखना शुरू कर दिया था। कुछ लोग मुझे मुक्ति का पुजारी कहते थे और कुछ विनाश का शैतान। लेकिन चाहे लोग कुछ भी बोले, एक सच सबको मानना पड़ता था। मैं इस एपोकलिप्स की दुनिया के सबसे ऊपर खड़ा था। एपोकलिप्स के 5वें साल तक ब्लू बे बेस एक 1,00,000 लोगों की मेगा सिटी बन चुकी थी। स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, अपनी खेती और एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। यहां लोग फिर से मुस्कुराने लगे थे और मैं, इस शहर का क्रिएटर और गार्डियन, पब्लिक में बहुत कम दिखता था। ज्यादातर वक्त मैं शहर के सबसे ऊंचे टावर पर खड़ा रहता और उस दुनिया को देखता जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरी एबिलिटीज भी अब पहचान से बाहर हो चुकी थी। अब मुझे टच की जरूरत नहीं थी। जो कुछ मेरी नजर में आता मैं उसे रिफ्रेश कर सकता था। सूखी जमीन को फर्टाइल बना सकता था, गंदे पानी को साफ। मेरी पावर एक भगवान जैसी होती जा रही थी। शेनलिंग अब होप सिटी की सुप्रीम कमांडर बन चुकी थी। वो मेरे पीछे खड़ी थी लेटेस्ट रिपोर्ट देते हुए। माय लॉर्ड, वेस्ट से एक बड़ा ज़ॉम्बी होड आ रहा है। एक एस क्लास इंटेलिजेंट म्यूटेटेड ज़ॉम्बी लीड कर रहा है। एस क्लास ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स की सबसे बड़ी तबाही होते हैं। हर एक पूरा शहर मिटा सकता है। मैंने दूर तक देखा और देखा एक काला समंदर, लाखों करोड़ों ज़ॉम्बीज, आसमान तक ढक दिया था और बीच में हड्डियों के तख्त पर बैठा हुआ एक एस क्लास ज़ॉम्बी, जैसे कोई राजा हो। उसने भी मुझे महसूस किया। उसकी लाल आंखें सीधी मेरी आंखों से टकराईं। 100 मील दूर से एक भयानक मेंटल प्रेशर मेरी तरफ आया। शेनलिंग का चेहरा सफेद पड़ गया,
लेकिन मैंने बस हाथ हिलाया और वो प्रेशर धुआं बनकर उड़ गया। रेडी हो? मैंने पूछा। शेनलिंग ने गहरी सांस ली। आखिर तक साथ रहेंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मरने नहीं जा रहे हम। ये एपोकलिप्स आज खत्म होगा। मैं अकेले होप सिटी के बाहर चला गया। सिटी वॉल के ऊपर खड़ा होकर उस अनंत ज़ॉम्बी समंदर का सामना किया। शहर के अंदर 1 लाख लोग मुझे स्क्रीन्स पर देख रहे थे। डर था, लेकिन भरोसा ज्यादा था। एस क्लास ज़ॉम्बी ने एक ऐसी दहाड़ मारी जैसे रूह तक कांप जाए। उसने होर्ड को अटैक का सिग्नल दिया। मैंने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए, जैसे पूरी दुनिया को गले लगा रहा हूं। सबको लगा मैं कोई बड़ा अटैक करने वाला हूं, लेकिन मैं कुछ और करने वाला था। मेरे चेहरे पर ना गुस्सा था, ना खून का जुनून, सिर्फ दया। मेरी पावर कभी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं थी, वो रीबर्थ के लिए थी। मैंने आंखें बंद की और अपनी सारी पावर रिलीज कर दी। किसी एक ज़ॉम्बी को टारगेट नहीं किया, किसी एक जगह को नहीं, पूरी दुनिया को। वक्त रुक गया। एक सफेद रोशनी, नर्म लेकिन अनंत, मेरे अंदर से फैलने लगी। जहां जहां वो रोशनी गई, ज़ॉम्बीज रुक गए। उनका सड़ता हुआ फ्लैश हील होने लगा। उनकी आंखों की धुंध हट गई। उनकी आंखों में वापस इंसानियत आ गई। रोशनी जमीन पर फैल गई। सूखी मिट्टी से हरी घास निकलने लगी। आसमान का धुआं हटा और साफ नीला आसमान दिखा। वो एस क्लास ज़ॉम्बी जो हड्डियों के तख्त पर बैठा था, डर के साथ अपने बॉडी को बदलते हुए देख रहा था। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाया। ये पावर इस दुनिया की शुरुआत से जुड़ी हुई थी। आखिर में वो भी वापस इंसान बन गया, अपने हाथों को शौक में देखता हुआ। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो चुकी थी। हर इन्फेक्टेड इंसान नॉर्मल हो गया। हर बर्बाद एनवायरनमेंट वापस जीवित हो गया, जैसे वो 5 साल का नाइटमेयर कभी हुआ ही नहीं। होप सिटी के अंदर एक गहरी खामोशी छा गई। सब लोग स्क्रीन्स पर ये सब देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कितना वक्त बीत गया। फिर एक आदमी रोया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा शहर खुशी से गूंज उठा। लोग चीख रहे थे, मेरा नाम पुकार रहे थे। उनकी आवाज नई दुनिया में गूंज रही थी, और मैं बस खड़ा था, चुपचाप, आसमान की तरफ देखते हुए। ये दुनिया अब दोबारा शुरू हो चुकी थी। मैं सिटी वॉल के ऊपर खड़ा था। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ शांत था। मैं धीरे से मुड़ा। मैंने शेनलिंग को देखा। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा।